नमस्कार, स्वागत है आप सबका सीधी बात में मेरे यानी ओइनितम ओझा के साथ। आज सीधी बात में ताज़ा करेंगे पुरानी यादें, बात करेंगे पुरानी बातों की। पिछले 300 साल से भी अधिक समय से राजस्थान के मारवाड़ी लोग रह रहे हैं असम में। कब और क्यों आए थे राजस्थान से असम? कैसा रहा है मारवाड़ी समाज का पिछले 300 साल से भी अधिक टाइम का सफ़र इस असम के धरती में? आइए जानते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर हरलालका जी से मारवाड़ी समाज का अभी तक का सफ़र, किस तरह से मारवाड़ी समाज घुल मिल गए हैं असम के समाज के साथ। डॉक्टर श्याम सुंदर हरलालका जी, उनका परिवार 1890 में आए थे असम और आज के डेट में डॉक्टर श्याम सुंदर हरलालका जी मारवाड़ी समाज के, असम में रह रहे हैं मारवाड़ी समाज के एक वरिष्ठ नागरिक है। स्वागत है डॉक्टर श्याम सुंदर हरलालका जी, सीधी बात में स्वागत है आपका नॉर्थ ईस्ट लाइफ में। राजस्थान से जब पहली बार लोग आए थे असम, कब और क्यों आए थे और कैसे आए थे? आपको इस इतिहास के बारे में बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में अनेक संदेह हो सकते हैं कितने वर्ष पहले आए थे। मैं असम के ही इतिहासविद स्वर्गीय बेनीधर शर्मा, उनका उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। उन्होंने अपनी पुस्तक मनीराम दीवान में मारवाड़ी समाज के आगमन के बारे में लिखा है। उनके अनुसार संपूर्ण असम में मारवाड़ियों का व्यापार पर 1781 तक पूर्ण अधिकार हो चुका था। उन्हीं की दूसरी पुस्तक में गसपुरिया काकोती की वंशावली है, जिसमें उन्होंने लिखा है 1752 से लेकर 1769 तक प्रथम मारवाड़ी दुकान स्थापित हो चुकी थी। अब सवाल है कि मारवाड़ी जब आए सीधी दुकान स्थापित नहीं किए थे। वे जब कल्पना कर रहे थे कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे, और जाने का कारण भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें पानी के अभाव से, बारिश के अभाव से वहाँ पर जो कृषि की बहुत बड़ा अभाव रहता है, और वहाँ पर 10 बार फेमिन दुर्भिक्ष हो चुका था। तो इन स्थितियों को देखते हुए वहाँ के जो युवा है वो देखे कि यहाँ पर भी मरना है, क्यों नहीं हम पूरब की तरफ जाए, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर बारिश है, जहाँ पर खेती हो सकती है। हम निकल कर वो पूरब की तरफ जाने की कल्पना करने लगे, और कुछ युवक 5, 7, 10 की टोली बनकर वो पूरब की तरफ पैदल निकल चले। कुछ हद तक तो बैलगाड़ियों से आए, बाद में है पैदल के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था जी। उनको दिशा भी मालूम नहीं थी, कहाँ पर जाएंगे ये भी मालूम नहीं था, कितनी दूरी पर है ये भी मालूम नहीं था। सर पर कफन बांधकर वो चलते रहे कि हमें जब तक हमें अपना गंतव्य स्थान नहीं मिल जाता है हम चलते रहेंगे जी। तो तब से लेके अब तक मारवाड़ी समाज बिल्कुल घुल मिल गए हैं। असम की रहन सहन, रीति रिवाज, सब कुछ। आपने खुद लगभग 50 साल पहले बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट स्टेप लिया था, क्योंकि मारवाड़ी समाज में बहुत सारे प्रथाएं ऐसे थे या अभी भी कई घरों में है जो कि थोड़ा सा रिग्रेसिव है, जैसे घूंघट ओढ़ना, फिर डाउरी प्रथा, और ये सब चीज़ें पुराने टाइम से ही अब तक असम में कभी था नहीं। तो आपका जो एक रिफॉर्मिस्ट सफ़र रहा है, हाँ, उसके बारे में आप जानना चाहती है तो मेरी जो पहला वक्तव्य आपको रख रहा था उसको मैं पूर्ण कर देता हूँ कि यहाँ पर जब ये लोग आए, युवक लोग जब आए थे, जब इनको भाषा भी ज्ञान नहीं था, इनको अपना सिर्फ एक ही उद्देश्य मालूम था कि हम व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर उस समय कोई व्यापार नहीं होता था। हाँ। लोगों को पैसे देकर खरीदने की कोई भी व्यापारिक तौर तरीका नहीं था। सिर्फ उस समय बार्टर सिस्टम होता था, विनिमय।
विनिमय का मतलब एक सामान देकर दूसरे सामान को लेना। और ये आकर मारवाड़ी लोग अपने कंधे पर हाँ, नमक की बोरी रखकर गांव-गांव जाते थे। और उस नमक की बोरी, चूंकि यहाँ पर नमक नहीं होता, खार असमिया बंधु लोग वो खार ही प्रयोग करते थे, इसलिए नमक के बदले में धान या दूसरी जो भी सामान उनका होता वो उनको देते। वो सामान वो जुटा कर वो सामान को वापस वो लोग रफ्तानी ग्वालपाड़ा के माध्यम से कलकत्ता करते। और इस तरह से उन्होंने शुरू किया था जी। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये राजस्थान के सब क्षेत्रों से नहीं आए थे। राजस्थान के कुछ क्षेत्र जो उसको शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, हाँ। वो शेखावटी क्षेत्र में कम से कम भी आज के दिन 20-25 म्यूनिसिपल एरिया लगती है। उस क्षेत्र के ही व्यक्ति और जोधपुर के व्यक्ति वही आए थे। कारण ये बड़ा साहसिक कार्य था। उस समय मारवाड़ी समाज के अंदर घूंघट प्रथा तो थी ही, हाँ, और शिक्षा का नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ गुरु के पास जाते, गुरु क्या सिखाता उनको सिखाता हिसाब करना। और उनकी हिसाब करने की जो आदत है, ये मुंह जबानी हिसाब कर लेते, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े हिसाब कर लेते। तो वो हिसाब की जरूरत पड़ती है जब व्यापार करते हैं। तो व्यापार के लिए उनको जितनी जरूरत थी वो तो हो जाता। बाकी मोड़िया लिपि है उसको कहते हैं, जिसमें लगाव नहीं होती है, जिसमें आकार वगैरह कुछ नहीं होता है। ये मोड़िया लिपि सिर्फ इस मोड़िया लिपि से ही अपना काम चला लेते और व्यापार करते रहते। लेकिन उनके पास कुछ चीज़ें थी जिसका विशेष तौर पर उनके ऊपर असर पड़ा। एक थी उनकी विश्वसनीयता। वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। ये अपने धर्म आचरण पर बहुत ज़्यादा सख्त थे। अपने नियमानुवर्तिता, जो नियम उन्होंने ले रखा है उसको वो जो बहुत मानते थे। अपने सामाजिक जो नियम है उसको भी बहुत मानते थे। साथ में था दूसरों की मदद करना। ये गुण वो लेकर आए थे और इसी गुण के कारण वो विभिन्न जो प्रदेशों में गए, वहाँ पर वो उन लोगों के स्थानीय लोगों के साथ में घुल मिल गए। अब आप इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आप ज्योति प्रसाद अग्रवाला का नाम तो खैर पूरा आसाम आज उनका पूजा करता है जी। तो इनके जो पहले जो वंशज आए थे वो आए थे केड से। केड एक गांव है, एक्चुअली हम लोग अग्रवाला कहते हैं यहाँ पर आसाम में, एक्चुअली केडिया है। अच्छा, ये सबकास्ट है। हम भी अग्रवाला है, हरलाल का लिखते हैं। इसमें सैकड़ों सबकास्ट है। मेरी एक पुस्तक जो आपको सामने रखी है, इसमें 1000 सबकास्ट का नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो है अग्रवाला। उसी तरह ज्योति प्रसाद अग्रवाला भी एक ज्योति प्रसाद केडिया थे, ओरिजिनल आए थे यहाँ पर। अग्रवाला है, मैं भी अग्रवाला लिख सकता हूँ हरलाल का की जगह। तो ये जो केड गांव से जब आए तो वो सोच कर आए थे कि मेरे को वहाँ पर व्यापार करना है। एकदम से जवान लड़का, 2 बरस लगे। 1828 में वो वहाँ से रवाना हुए। 1830 में ग्वालपाड़ा में पहुँचे। ग्वालपाड़ा पहुँचकर यहाँ पर एक दुकान में, मारवाड़ी की दुकान में उन्होंने काम किया। व्यापार सीखा। व्यापार सीखने के बाद, जवान लड़के थे, व्यापार सीखने के बाद उस समय अहोम का राज्य चलता था। ग्वालपाड़ा से निकलने के बाद अहोम राज्य शुरू हो जाता। तो वो फिर अहोम राज्य के अंदर प्रवेश किए। अहोम राज्य के अंदर प्रवेश करने के बाद में वो एकदम यंग लड़के थे और उन्होंने वहाँ से अपना व्यापार का सिलसिला प्रारंभ किया। और ये भी है बड़ी एक अनोखी बात है, वो संपर्क में आ गए मनीराम दीवान के। और मनीराम दीवान ने उनको राजा के संपर्क में लाए और राजा को उन्होंने बहुत सी इस तरह की बातें बताई। तो राजा को बड़ा उनके ऊपर विश्वास हो गया। तो उनको रेवेन्यू का काम सौंप दिया, राजस्व संग्रह का। और राजस्व संग्रह उन्होंने इतना अधिक किया तो उससे राजा के साथ उनका संपर्क बहुत बढ़ गया। लेंगे यहीं पे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तुरंत, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आप सबका फिर से सीधी बात में। लौटते हैं हरलाल का जी के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं जी।
मैं ज्योतिषा अग्रवाला के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं कि जो आज उनके पूर्व पुरुष जो आए थे, हाँ, उन्होंने व्यापार के सिलसिले से ही आए थे एवं व्यापार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था हरिविलास जी का। लेकिन आकर देखिए उन्होंने असमिया लड़की से शादी की, एक भी नहीं 2 की, और एवं असमिया समाज के साथ घुल मिल गए। असमिया समाज के साथ, उनके रीति रिवाजों के साथ, असमिया भाषा के साथ उतने घुल मिल गए कि उन्होंने उस समय, उस ज़माने में जो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि उस समय नामघोषा इत्यादि पुस्तकों का पुस्तकों को प्रिंट करवा कर अलग अलग जो अपने नामघर है उनमें देना। तो ये लोगों के लिए बड़ा चमत्कार के कि उनका इतना लगाव है नामघरों में, उन्होंने ये पुस्तकें बांटी है। ये मतलब बड़े आदर के साथ उन्होंने स्वीकार किया था, और उससे उनकी एक संपर्क जो है समाज के साथ बहुत जबरदस्त गहरे रूप से बन गया था। एवं उन्होंने व्यापार भी किया, व्यापार के साथ ये सेवा के कार्य, अनेक कार्य किए। उनके जो सामने बाद में आने वाली संततियों ने भी किया। फिर साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने रुचि ली, तो उनके पुत्र, उनके जो पोते वगैरह थे, आनंद कुमार, चंद्र कुमार अग्रवाला वगैरह, उन सब ने साहित्य के क्षेत्र में, और मैं इनके बारे में तो कहूँगा ही नहीं। ज्योतिषा अग्रवाला तो उन्होंने तो आज पूरा असम, पूरा समाज जानता है उनका क्या है ज्योतिषा। उनके बिना असम अधूरा है, असमिया भाषा अधूरी है, असमिया जाति अधूरी है। तो ये है उनका एक अवदान था। इस प्रकार उस समय आपने दूसरा प्रश्न किया था कि मारवाड़ी की स्थिति क्या थी, कि उस समय मारवाड़ी की औरतें घूंघट में रहती थी संपूर्ण रूप से, शिक्षा का अभाव था। एवं वो अपने माता के अंतर्गत रहती, शादी के बाद अपने सास के अंतर्गत रहती। वो उनके वही 2 उनकी धुरी थी, और वो 2 ही चीज़ जानती थी, जब विवाह हो गया है तो उस घर से मेरी अर्थी निकलेगी, मतलब और कोई भी सोच नहीं है। उसकी अपने कोई व्यक्तिगत सोच नहीं होती, पति की या अपने ससुर की जो सोच है वही सोच है। तो शिक्षा इसलिए उनमें नहीं थी, सिर्फ शिक्षा थी गीता का पाठ कर लेना, रामायण का पाठ कर लेना, ये जरूरी था। ये सब इतना सा उनको ज्ञान होता था। उस जमाने में जब सैकड़ों साल यहाँ बीत गए, जब आज से हमारी जब जनरेशन जब तैयार हुई, मेरा जन्म 1945 में हुआ था, हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, वो समय शुरुआत हुई थी, शिक्षा की एक शुरुआत हुई थी आज से 50-60 वर्ष पहले। उसके पहले तक कोई शिक्षा, विशेष कोई शिक्षा आसाम में थी नहीं, आसाम या अन्य स्थान पर मारवाड़ी में नहीं थी। तो जब हम लोगों ने ये शिक्षा का प्रारंभ किया, तब हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारे समाज में हम अगर ये पढ़ भी लेते हैं, हमारी लड़कियां या बहनें बेटियां वो नहीं पढ़ सकती है, तो हमारा साथ कौन देगी? हाँ, हमारा समाज शिक्षित नहीं हो सकता। कैसे बढ़ेगा? तो ये शिक्षित होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका घूंघट उठाया जाए। वो अगर ये घूंघट में रहेगी तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगी? फलस्वरूप उस समय एक आंदोलन हुआ। आंदोलन उस समय मैं स्वयं जगह जगह हम लोग सभा करते, मीटिंग करते, आंदोलन करते और शपथ लेते कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना घूंघट के शादी करूंगा एवं बिना दहेज के शादी करूंगा। लेकिन जब आप लोगों ने ये शुरू किया, तब का असम और तब का मारवाड़ी समाज बहुत ही अलग थे, आपने खुद बोला। हाँ। तो आपको कोई विरोध, अब जो आपका सोच है, पहले तो ये सोच क्या असम के समाज में यहाँ रहने के बाद वो अवेयरनेस आया, और क्या आपको कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ था तब? इसका बहुत बड़ा ऑपोजिशन हुआ। इसका आपके परिवार से भी ऑपोजिशन? हाँ, सब जगह प्रतिवाद बहुत जगह से हुआ, परिवार में भी हुआ, समाज से भी हुआ। उस समय हमारे इस समाज के अंदर, जिसको आप असमिया में पौन प्रथा कहते हैं, दहेज प्रथा भी थी। और ये दहेज प्रथा के लिए बहुत से जो अभिभावक है अपनी लड़की की शादी देने में असमर्थ होते, इतना दहेज दे नहीं सकते। उसके विरुद्ध हम लोगों ने आंदोलन किया। मैं आपको एक आंदोलन की बात बताता हूँ, जो गुवाहाटी शहर में, शायद मेरे छोड़कर अब दूसरा कोई जिंदा भी नहीं बचा है जिस इस आंदोलन में जो भाग लिया था। तो वो आंदोलन, आप जस्टिस संसारिया सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, उस समय वो वकालत करते थे गुवाहाटी के अंदर। वो हम लोगों के साथ थे, हम लोगों के अग्रणी थे।
तो हम लोगों ने है तय किया कि ये इस प्रकार का जो शादी के पहले जब तय होता है उस समय थाल के अंदर सजाकर रुपये, नगद रुपये लड़के वालों को लड़की वाले देते हैं, जिसको हिंदी भाषा में मुद्दा कहते हैं। हाँ। ये पन प्रथा की है पहले ही सीढ़ी है, जो आज ये पैसा नगद उनको देना पड़ता था। तो उस दिन है, जिस दिन ये कार्य होना था, गुवाहाटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने एक परिवार है, उनके यहाँ पर हुआ। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो कहा विरोध का क्या तरीका होगा? तो तरीका ये होगा, हम लोग सब कोई प्ले कार्ड लेकर मौन धरना यहाँ पर देंगे, चेंबर रोड के सामने। यहाँ पर हम लोग सब कोई खड़े रहेंगे और मौन धरना रहेगा, प्ले कार्ड पर सब लिखा रहेगा, तख्तियाँ लेकर 2 घंटे तक खड़े रहे। मौन धरना था ये। इससे पूरे समाज के अंदर एक आंदोलन सृष्टि हो गया। लोग बाग आपस में बात करने लगे, लोग बाग एक दूसरे को सूचना देने लगे कि भाई यहाँ तो लड़के लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब हम लोगों की इज्जत खराब हो जाएगी, हम लोग करना क्या चाहिए। तो वो जो मोह है पैसा लेने का, वो भी नहीं छोड़ पा रहे थे, और आंदोलनकारियों को देखकर है उनका दिल भी है घबरा रहा था। बाद में उन लोगों ने आपस में तय किया कि नहीं, ये हम लोग ये पैसा नहीं लेंगे, ये मुद्दा नहीं लेंगे, ये जो दहेज है नहीं लेंगे। और फलस्वरूप हम लोगों को 2 घंटे बाद कहा कि आप लोग भी आइए, हम लोग के चाय नाश्ते में आप लोग शरीक हो जाइए, हम लोग ये नहीं ले रहे हैं। तो ये जो घटना हुई, दूसरे दिन पेपरों के अंदर बहुत ज़बरदस्त निकला। हाँ, बहुत सपोर्ट भी मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, और असम में सब जगह इस बात की सूचना हो गई कि इस प्रकार आंदोलन होगा अगर जी कोई लेगा। हाँ। तो ये एक रिफॉर्म का हमारा पहला स्टेप था जी। और इसी स्टेप के बाद में कुछ 1 महीने 2 महीने बाद हम लोगों को सूचना मिली नौगांव में भी इस तरह होने जा रहा है। अच्छा। और हम लोगों ने उनको सूचना भेज दी कि आपके यहाँ पर भी आंदोलन करने गुवाहाटी से हम लोग आएंगे। हम लोग सभी कोई 5 गाड़ियाँ भरकर प्ले कार्ड वगैरह लेकर उनके यहाँ पर पहुँच गए। और जब शुरुआत होना था, ठीक उस समय हम लोग पहुँचे, वो लोग सब घबरा गए, वो लोग डर गए, वो लोग सोचे समाज में बदनामी होगी। फलस्वरूप उन्होंने कहा कि भाई हम आप लोगों को इतने आदमी वहाँ से आए हैं, आप लोग देखकर हमने निर्णय ले लिया है, हम भी दहेज नहीं लेंगे। और उसकी सारी इंफॉर्मेशन सारे असम में फैल गई। और उस दिन के बाद से असम में ये दहेज दिखावे के रूप में जो लिया जाता था बंद हो गया, संपूर्ण रूप से बंद हो गया। ये हमारा रिफॉर्मेशन का आंदोलन का एक बड़ा स्टेप था। जो लेकिन हरलाल जी, अभी भी कई जगहों पे कई परिवार में घूंघट प्रथा अभी भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, उस समय मैं स्वयं अपने ऊपर ही बताऊँगा कि हमारे परिवार में भी घूंघट प्रथा थी। तो मैं जब यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ रहा था, तो स्वयं आंदोलनकारी था इस प्रकार के रिफॉर्मेशन के लिए। तो मैंने उनको घर में ये कह दिया कि मैं शादी तभी करूँगा जब बिना घूंघट के अगर शादी करने के लिए आप लोग तैयार हो। तो एक दिन सब कोई ने सोचा कि भाई ये लड़का तो मानेगा नहीं। तो उससे आखिर में वो लोग तय कर लिया कि ठीक है, बिना घूंघट के हम लोग शादी कर लेंगे। हाँ। लड़की वाले तो तैयार थे, लड़की वालों को जैसा कहा गया वो तो तैयार थे। और मेरी पत्नी उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी, गोलाघाट कॉलेज के अंदर। तो वो लोग तो शिक्षित थी ही। तो ये मानसिकता बनी। लेकिन मेरे पूरे घर के अंदर घूंघट था। मैं शादी करके आने के बाद भी घूंघट तो सब में था। तो मेरी पत्नी को देखकर फिर मैंने स्वयं सबको कहा कि भाई अब अगर ये बिना घूंघट चलती है, आप लोग बड़ी बड़ी औरतें घूंघट में अगर रहेगी तो ये बात तो एक बहुत बड़ा क्लेश होगा जी। तो आस्ते आस्ते मेरे कहने पर, मेरे प्रयास के बाद उन्होंने घूंघट वहाँ से उठाया। एक परिवार का देखकर पूरे शहर के अंदर आस्ते आस्ते घूंघट प्रथा उठ गई। अब ये घूंघट प्रथा जो उठाई गई, उसके उस समय लड़कियों में शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो जब लड़कियों में शिक्षा प्रारंभ हो गई, कॉलेज जाने लगी, तब वो लड़कियां स्वयं विरोध करने लगी कि हम घूंघट में शादी नहीं करेंगे। हाँ। तब असली आंदोलन का जो प्रभाव आया उस समय आया जब वो कॉलेज में जाकर कहती है कि मैं शादी बिना घूंघट के ही करूंगी। उनके आपस में एक अवेयरनेस आ गया। यही हमें लाना था। लड़कों में तो था ही, लड़कियों में जब आ गया तो ये जो जनरेशन बिना घूंघट के उन्होंने शादी आरंभ की। सेकेंड थर्ड जनरेशन तो इतनी और अधिक मतलब बेफिक्र हो गई, अधिक शिक्षा के अंदर प्रगति कर ली। अब तो हमें कभी कभी कहना पड़ता है
कि आप कम से कम कुछ तो कपड़ा शरीर में पहनिए। ये जी, ऐसी स्थिति ये होती भी है, बिल्कुल ये बिल्कुल अभी अभी कहना का जो पड़ रहा है। हाँ, ये हमारी तीसरी कुछ चौथी ज्यादा हो जनरेशन गया। जो आ गई तो वो पूरे ज्यादा कपड़े नहीं पहनती advance। है। अब इतना एडवांस जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एक आंदोलन के मार्फत हम लोगों ने है इसमें कुछ प्रगति की है। एक और चीज़ है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मारवाड़ी समाज बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं। बहुत सारे मारवाड़ी परिवार में लोग आप इंक्लूडेड जिस अच्छी तरीके से असमीज़ अहोमिया बोलते हैं, आप लोग अहोमिया में लिखते भी हैं। हमने रूपकौर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में बात की है, और अभी हमारे सामने आपने असमीज़ में लिखा है किताब। आप हैं और बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी लोग हैं जो असमिया साहित्य कर रहे हैं, रुचि भी रखते हैं और खुद साहित्यकार है भी। थोड़ा सा उनके बारे में देखिए, ये जो हमारी जो जनरेशन जब आई आज से 50 बरस पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा पूर्वोत्तर में मारवाड़ी समाज का पहला मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD। इसके और पहले आप शायद पहला बैच है गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। हाँ, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के पहले बैच। और उसके बाद PhD नॉर्मली कोई करता नहीं था, तो मैंने की और मैं पहला डॉक्टरेट हुआ। उसके बाद अभी इसकी एक श्रृंखला बन गई है, सैकड़ों डॉक्टरेट्स लड़के लड़कियां भी हैं। हाँ। मारवाड़ी समाज में असमिया समाज के प्रति झुकाव आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से था। घुल मिल तो गए ही थे जी। भाषा इतनी अच्छी भाषा बोल रहे थे, कई बार असमिया व्यक्ति वो शर्मा जाता कि मेरे से बेहतर ये बोल रहा है। गांव में उनकी टोन इत्यादि। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मैं सब शादी करने गया। मेरी शादी गोलाघाट के पास में कमरबंदा अली एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर 2 ही मारवाड़ी परिवार रहते हैं। तो शादी के ठीक पहले एक जिसको जीरोनी कहते हैं रेस्ट के लिए, मेरे को कहीं पर बैठा दिया गया था। तो बैठा हुआ था, 4-5 बच्चे खेल रहे थे और इतने बढ़िया असमिया में बात कर रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि ये क्या, इस घर में मारवाड़ी बच्चे है ही नहीं, इनके क्या हुआ, तो असमिया बच्चे हैं। हाँ, फिर मैंने किसी को पूछा, यहाँ पर असमिया बच्चे खेल रहे हैं, वो इस परिवार के बच्चे कहाँ हैं? तो कहा कि ये आपके साले के ही बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, ये जो बच्चे हैं आपके साले के हैं। हाँ, ये यहाँ पर असमिया ही घर में बोलते हैं। हाँ, इनको हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, हिंदी या मारवाड़ी। हाँ, मारवाड़ी बोलने में। अब वो तो बालिश को गारू बोलते हैं, हाँ, जुई बोलते हैं, गाखिर बोलते हैं। ये सारे शब्द जितने भी है सारे वो पिकअप करके असमिया वर्ड्स सारे। असमिया साहित्य में है। फिर लोगों का बड़ा झुकाव हुआ, कुछ लोगों का, जैसे हमारे छगनलाल जी जैन, हाँ, उन्होंने किताबें भी लिखी, इसके ऊपर काफ़ी काम किया। कपूरचंद जैन, धर्मचंद जी जैन, गोपाल जालान, श्याम सुंदर है, गोपाल जालान जी तो असमीज में हाँ बराबर लिखते रहते हैं, किताबें उनकी है। श्याम सुंदर जालान वो भी नलबाड़ी के हैं। और इस प्रकार और अनेक है जिनके मैं कह सकता हूँ आज जिनका हम लोगों ने मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से इनका स्वागत भी किया था। जब स्वागत किया था इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौशाला के अंदर बहुत बड़ी सभा हुई थी। असम के मेघालय के राज्यपाल भी आए थे। एवं उस समय साहित्य सभा के अध्यक्ष रोंगबंग तेरांग भी वो भी आए थे। जी। तो उनके हाथों से हमने जो असमिया साहित्य के अंदर काम करते हैं उनको हम लोगों ने पुरस्कार दिलवाए थे, सम्मान किया था। उन्होंने सबका सम्मान करने के बाद एक बात कही थी कि मेरे को इस मारवाड़ी समाज से अभी भी अपेक्षा ये है दूसरा ज्योति प्रसाद अग्रवाला की। तो ये बात कहने से मारवाड़ी समाज पूरा एक इस प्रकार द्रवित हो गया कि हाँ, हमें इस क्षेत्र के अंदर बहुत काम करना है। कारण दूसरा ज्योति प्रसाद अग्रवाला की एक आशा की बात उन्होंने जो कही है, ये सबके दिल को छू गई थी। तो आज असमिया पुस्तकें लिखना, असमिया में काम करना काफ़ी लोग हैं। डिब्रूगढ़ में भी हैं, काफ़ी लोग हैं, गुवाहाटी में भी है, नलबाड़ी में है, बहुत सी जगह हैं। ये काम चल रहे हैं, कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें भी निकल रही है। उमेश खंडेलिया उन्होंने वही 3 पुस्तकें निकाली थी। वो अलग अलग समाज के व्यक्तियों के ऊपर जो नहीं है, जो है उन सब के ऊपर असमिया में सारी पुस्तकें निकाली थी। तो उसमें काफ़ी लोगों के बारे में वो दिया गया है जिन्होंने असमिया क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं।
तो ये काम सिर्फ मारवाड़ी लड़के नहीं, हाँ। मारवाड़ी औरतें भी कर रही है। अच्छा। हाँ, हाँ। ये आपको हाँ जानकर और खुशी होगी हाँ। कि इस प्रकार का जो झुकाव है, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल हैं, बीबरुआ कॉलेज के अंदर हैं, वो अध्यापिका है। हाँ, वो स्वयं बहुत सी पुस्तकें लिखी है, हाँ, और भी लिख रही है। तो ये और भी बहुत सी हमारे हैं बहनें हैं जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। तो आज असमिया जो साहित्यकार हैं जी। वो भी उनको स्वीकृति देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी काम ये निरंतर चल रहा है, चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर हरललका जी, हमारे साथ बात करने के लिए आज सीधी बात में। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आपने आज ये अवसर दिया कि हम मारवाड़ी समाज के बारे में कुछ बता सकें, जिसके बारे में हमने इतना रिसर्च वर्क किया है। आज उनके बारे में समाज को, राष्ट्र को और अपने स्टेट को जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।